सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज हम संक्षिप्त रूप में जानने वाले हैं ब्रह्म समाज के बारे में, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। जो आज का वीडियो है उसमें हम उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनमें राजा राम मोहन राय को भी हम पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ उनके बारे में जान चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक है जो ब्रह्म समाज से संबंधित है और राजा राम मोहन राय से संबंधित है। देखिए क्या है कि जब 19वीं सदी चल रही है, 19वीं शताब्दी के टाइम पर भारत की जो स्थिति है वो बड़ी अलग सी हो गई है, क्योंकि वहां पर चेतना का जागरण हो गया है, लोगों में चेतना आ गई है। और ये चेतना आने का कारण ये है, दरअसल उस समय का जो समाज था वहां पर उस समय मूर्ति पूजा का या बहुदेववाद का या सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, ऐसी बहुत सी कुरीतियां थी या समाज की त्रुटियां कहें, अंधविश्वास कहें, जिनकी वजह से समाज में एक रोष जैसा आ रहा था, निराशा आ रही थी। तो जो नव युवक थे, यानी कि जो भविष्य की नींव जनता थी, वो जनता थोड़ा सा उन्मुख होने लगी पाश्चात्य की तरफ। उसको लगा कि जो भारतीय समाज है ये समाज कुरीतियों से भरा हुआ है, और जो हमारी स्वदेशी संस्कृति है, जो हमारी स्वदेशी विचारधारा है, ये विचारधारा के प्रति उनका थोड़ा सा दृष्टिकोण नकारात्मक होने लगा। और उन्होंने क्या किया, जो यूरोपियन लोग हैं उन लोगों के प्रति, उन लोगों के विचारों के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना शुरू कर दिया। अब भारतीय समाज में शिक्षा तो थी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो अभी भी अशिक्षित था। ये अशिक्षित और निम्न वर्ग को लोगों ने वहां पर नौकरी देना शुरू कर दिया। अब ऐसे लोगों को कैसी नौकरियां मिली वो सब जानते ही हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जब नौकरी दी और उनको थोड़ा धन दिया, उनको कहा कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ऐसा लालच उनको दिया, और फिर उनका धर्म परिवर्तन हो गया, यानी कि उनको ईसाई बना लिया गया। ठीक हो गया। फिर आगे बात बढ़ती है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो भारतीय समाज है, वो भारतीय समाज में जो वहाँ की संस्कृति है, यानी कि जो धार्मिक विचार हैं और जो सांस्कृतिक विचार हैं, ये धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों के प्रभाव को नेगेटिव देखते हुए, और कि जो हमारे युवा हैं वो पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है समाज का, जिसे समाज की, राष्ट्र की और भविष्य की चिंता होती है, उस बुद्धिजीवी वर्ग ने इस दिशा में काम करने का सोचा, और उनके विचारों के माध्यम से समाज में एक चेतना जागृत हुई। फिर बहुत अलग अलग तरीके के समाज सुधार कार्यक्रम हुए, धार्मिक सुधार कार्यक्रम हुए, और इन्हीं के पैरेलल चलते गए। इन्हीं के साथ साथ राजनीतिक सुधार कार्यक्रम, यानी कि राजनीति में भी कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को सही करना। ठीक हो गया। इसी के संदर्भ में स्थापना होती है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय जो आधुनिक भारत है उसके जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के प्रणेता कहे जाते हैं, पथ प्रदर्शक कहे जाते हैं, पथ निर्माता कहे जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म में आस्था तो थी, उन्होंने बहुत सारे धर्मों को पढ़ा और बहुत सारे धर्मों की बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो हिंदू धर्म का जो भी रूप था, जिसे शाश्वत रूप कहते हैं, उस शाश्वत रूप को पहचाना, और उस पर जो एक अंधविश्वास की गंदगी आ गई है या उस पर एक आवरण आ गया है, उसको उन्होंने कहा कि इसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको दूर नहीं किया गया तो संसार जो हिंदू समाज की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से भी कभी भी परिचित नहीं हो पाएगा। ठीक हो गया। अब इसी के साथ साथ उन्होंने सुधारण का जब कार्यक्रम किया, तो 1815 में उन्होंने एक सभा की स्थापना की, जिसका नाम रखा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। अब इस सभा का उद्देश्य था क्या? इस सभा का उद्देश्य था कि जो धर्म है उसकी सत्यता के विषय में प्रचार और प्रसार
करना, धर्म सत्यता का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, प्रचार प्रसार, ठीक हो गया। फिर धर्म की सत्यता का प्रचार प्रसार तो हो रहा है, दूसरा मुख्य उद्देश्य इन्होंने ये निर्धारित किया कि जो भी आध्यात्मिक विषय हैं उन आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन होना चाहिए और एक गोष्ठी होनी चाहिए और उन आध्यात्मिक विषयों पर विवेचना होनी चाहिए। तो दूसरा मुख्य उद्देश्य इन्होंने यही रखा कि जो आध्यात्मिक विषय हैं उन पर विवेचना हो। फिर ये 1828 में इन्हीं आत्मीय सभा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उनको कुछ और विस्तार दिया और ब्रह्म समाज के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। तो यहां से शुरुआत होती है ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज एक ऐसी स्थिति जिसमें जो बहुदेववाद है उसको अस्वीकारा गया, मूर्ति पूजा को नहीं स्वीकारा गया और ये माना गया कि ईश्वर एक है और सभी धर्मों का सम्मान किया, ये सारी चीजें थी। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना थी तो उसके कुछ सिद्धांत भी रहे होंगे, तो वो सिद्धांत क्या क्या थे। देखिए, ब्रह्म समाज ने ये स्वीकारा कि कोई तो एक परम ब्रह्म है जो हम सबको चलाता है। तो उन्होंने ये कहा कि ईश्वर एक है और ईश्वर जो एक है ये हम सबके लिए एक है और वही क्या है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा नहीं है मेरा ईश्वर एक है और किसी और का ईश्वर दूसरा है, और यही क्या है, सर्वशक्तिमान है। दूसरा उन्होंने ये सिद्धांत के अंतर्गत रखा कि ईश्वर की उपासना का क्या कहना चाहिए, अधिकार है वो सबके पास है। सबको ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है कि ये उच्च है ये निम्न है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। तीसरा सिद्धांत रखा कि जो हम पाप और प्रायश्चित की बात करते हैं, ये पाप और प्रायश्चित दोनों ही हमारी मुक्ति के साधन हैं। हमने जो भी ऐसा कुछ किया कि जो गलत है, हम पाप या प्रायश्चित के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, हमने उस चीज का प्रायश्चित कर लिया तो ये हमारे लिए उस चीज से फ्री होने का यानी कि मुक्ति का एक साधन हो जाता है। फिर आत्मा की श्रेष्ठता को स्वीकारा है ब्रह्म समाज ने और कहा आत्मा अमर है। ठीक है, अपने कर्मों के लिए ईश्वर किसके प्रति उत्तरदायी, वो मनुष्य किसके प्रति उत्तरदायी है, मनुष्य ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। उसे सदा किससे भयभीत होना चाहिए, उस एक ईश्वर से भयभीत होना चाहिए और वही जो भी वह कार्य कर रहा है वह उसी ईश्वर के प्रति उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं। ठीक हो गया। फिर आगे जो मुख्य था उनका कि हम उपासना कर सकते हैं, उपासना का अधिकार है, लेकिन जब भी उपासना की जाए उसमें किसी प्रकार का मूर्ति या चित्र, इनको उन्होंने कहा कि नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज जो उसके मानने वाले थे उन लोगों के ने उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया। दो भागों में डिवाइड करने के बाद यानी कि उस ब्रह्म समाज के दो नेता बन गए। एक ब्रह्म समाज को कहा गया आदि ब्रह्म समाज, इसका नाम हुआ आदि ब्रह्म समाज, और एक रहा साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के नेता थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपके कंपटीशन के बेस पर बोल रही हूं मैं। देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है। इधर इनके जो साधारण ब्रह्म समाज है, साधारण ब्रह्म समाज के नेता रहे केशव बाबू। इन्होंने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाया। यहाँ पर देवेंद्र नाथ ठाकुर की मृत्यु हो गई है 1905 में। मोस्टली अपना टाइम ध्यान में और चिंतन में निकालते थे। तो इनकी जो आत्मजीवनी है उस आत्मजीवनी को बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया। इसका हालांकि अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ जो इनके बेटे ने किया। तो इस जो बंगाली भाषा में प्रकाशित इनकी पुस्तक है, इसमें देवेंद्र नाथ की जितनी
मतलब उनको जितने एक्सपीरियंस रहे उन्होंने उसको उसमें उड़ेलने की कोशिश की। फिर ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, केशव बाबू इसके नेता हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। तो ऐसा जब लड़ाई झगड़े होने लगते हैं ना तो उस समाज में खोखलापन आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, इनकी शक्ति जो हो गई थी ना वो कम हो गई थी। और लगभग साधारण सभा के जो बात करें तो लगभग यहाँ पर कितने सदस्य थे, 100 सदस्य कलकत्ता से और अलग अलग जो प्रांत हैं उनमें से इनका निर्वाचन होता था। और इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया था कि एक मंत्री होगा, 3 उपमंत्री होंगे और हम कोषाध्यक्ष भी बनाएंगे और कुछ 13 ऐसे सदस्य होंगे जो कार्यकारिणी का निर्माण करेंगे, यानी कि कार्यकारिणी के अन्य सदस्य होंगे। और उन्होंने 41 मतलब कुछ समाज से अलग अलग लोगों को भी उसमें शामिल किया, जो कि यहाँ पर मुख्य रूप से चंदा देने का काम करते थे। तो इन्होंने एक चीज और रखी थी कि रविवार के दिन अनिवार्य रूप से क्या हो, साप्ताहिक एक सत्संग हो जिसमें सभी लोग सम्मिलित हों। तो कलकत्ता के समाज की में बात करें तो इनके सदस्य संख्या के लगभग 800 थी। और लेकिन अनुयायी जो थे, जो ब्रह्म समाज को, साधारण ब्रह्म समाज के अनुयायी थे या केशव बाबू के विचारों के अनुयायी थे, उनकी संख्या थोड़ी इनसे ज्यादा थी। अब देखिए, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य तो समझ आ ही गया क्या था। हिंदू धर्म को में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को साफ करना, हिंदू धर्म को थोड़ा सा परिष्कृत करना, साफ करना, जो उसमें रूढ़िवादियां हैं, जो उसमें अंधविश्वास हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनको वहां से हटाना। ब्रह्म समाज कहता है मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती, सती प्रथा गलत है, पर्दा प्रथा गलत है। उन्होंने विधवा विवाह को प्रमोट किया और अंतर जातीय विवाह को प्रमोट किया और बहुपत्नी विवाह का उन्होंने विरोध किया है। ब्रह्म समाज के ये कुछ उनके बेसिक्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। तो ये दूर करने में या इन कुरीतियों से भारत को मुक्त करने में किसका योगदान है, तो राजा राम मोहन राय का योगदान है। अब अगर ये पढ़ें कि ब्रह्म समाज बना, ब्रह्म समाज के सिद्धांत निर्धारित हुए और काफी समय तक ये अस्तित्व में काम करता रहा सक्रियता के साथ, तो ब्रह्म समाज की समाज को क्या देन है। देखिए, ब्रह्म समाज जो है एक आंदोलन के रूप में समाज सुधार का एक आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप से जुड़ते हो, उसके सिद्धांतों को आप अपनाते हो, फिर हम उन सिद्धांतों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही काम उस समय ब्रह्म समाज ने किया, मतलब एक चेतना जागरण का काम किया और आंदोलन के रूप में किया। लेकिन साथ ही साथ एक चीज बहुत स्पष्ट थी इस ब्रह्म समाज की, कि इनका कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं था कि हमने इसकी स्थापना की है तो हमारा ये राजनीतिक उद्देश्य है और हम इसके उद्देश्य की पूर्ति इस समाज के माध्यम से करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या थी कि जो पूर्वी और पश्चिमी विचार हैं, पश्चिम के विचारों का हम शुरू में ही हमने पढ़ा कि प्रभाव आने लगा था, तो पूर्वी और पश्चिमी विचारों का एक समन्वय बनाया गया। ना तो पूर्वी विचारों का एसेंट छूटे और ना पश्चिमी विचार हावी हो पाए, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके जितनी रूढ़ियां हैं, जितने अंधविश्वास हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया। यानी कि पश्चिम के विचारों में कुछ थोड़ा सा लिबरलिज्म है, यानी कुछ उदारता है। उन उदारता की भावनाओं से प्रेरित होकर पूर्वी विचारों में उनको मिलाकर तब यहाँ पर एक नए सिद्धांत निर्धारित किए गए, नए विचार निर्धारित किए गए और इसकी स्थापना हुई और लोगों को क्या किया गया, इसके प्रति जागरूक किया गया, मोटिवेट किया गया। जानते ही हैं हम इस्लाम से नैतिक विचार लिए हैं और इस्लाम से मूर्ति पूजा का विरोध लिया है और बाइबल से नैतिक विचारों को लिया है। हिंदू धर्म में एक ईश्वर या ब्रह्म को स्वीकारा गया है और वही सर्वशक्तिमान है। तो बहुत सारे विचार, ऐसा नहीं ब्रह्म समाज अपनी एक अलग तरीके की आइडियोलॉजी पे काम कर रहा था। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय चेतना जागरण करने का ब्रह्म समाज ने काम किया, लोगों में इसके प्रति चेतना का जागरण हुआ। और एक जब आंदोलन होता है ना, तो जब चेतना का जागरण होता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन एक आंदोलन का रूप ले लेता है
और इस आंदोलन के लिए एक चाहिए होता है बौद्धिक आधार, यानी कि वो माइंड जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। तो वो बौद्धिक आधार कहाँ से मिल रहा था? ब्रह्म समाज से। तो राजनीति कहें या ब्रह्म समाज के, हम ये कहें उदार राष्ट्रवादियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, या राजनीति कहें तो राजनीति तो इन्होंने करनी ही नहीं थी। इनका केवल एक ही बल था कि हमें क्या करना है? सामाजिक सुधार। इधर राणा डेवी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इससे, ब्रह्म समाज से। इसके अलावा आनंद मोहन बोस थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, और लॉर्ड सिन्हा है। इन्होंने ब्रह्म समाज की शिक्षाओं से बहुत प्रेरणा प्राप्त की, और ब्रह्म समाज से कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, मतलब प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। तो ये था ब्रह्म समाज। राजनीतिक चिंतकों में कल एक नए राजनीतिक चिंतक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आपसे पहले अपेक्षा है कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, कमेंट्स जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। ऐसी अपेक्षा है, अनुरोध मात्र है आपसे। आप अगर ऐसा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।